अरे ये सब हो क्या रहा है? दूर दूर तक गहरा समंदर है। एक बोट थी जिसका कोई अता पता ही नहीं। हमारी एक दोस्त दर्दनाक तरीके से मारी गई और बाकी के 2 का कुछ पता नहीं, वो भी जिंदा है कि नहीं। तीनों अपने आप को समझाते हुए वहां से दूसरी तरफ चल पड़े। पेड़ों पर टंगी सभी गुड़ियों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो उन्हें ही घूर रही हो। बार बार उस दानव के हंसने की और उस डायन के संस्कृत में बोलने की भयानक आवाज उनको सुनाई देती। दिल में डर, आंखों में खौफ लिए वो तीनों बस इन सब से दूर जाना चाहते थे। बच्चों, इस तरफ आओ। अचानक से एक आवाज आई और वो तीनों चौंक पड़े। ये आवाज तुम दोनों ने भी सुनी ना? चले आओ बच्चों, चले आओ, शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। हमें चलकर देखना चाहिए। मदद की उम्मीद लिए तीनों उस आवाज की तरफ चले गए। वो आवाज एक पेड़ के पास से आ रही थी जहां काफी उजाला नजर आ रहा था। क्या यहाँ कोई है? सामने आइए। ये क्या जादू है? कहीं आप भी कोई आत्मा? सही पहचाना, एक आत्मा, लेकिन मुझसे तुम लोगों को कोई खतरा नहीं है। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और वो राज तुमको बताना चाहता हूँ जिसको अपने सीने में कैद लिए मैं इस दुनिया से चला गया था। कैसा राज? आज जिस टापू पर तुम खड़े हो, ये 17वीं शताब्दी में सूरसेन राजा का राज्य हुआ करता था। राजा सूरसेन ने 23 साल की उम्र में चित्रलेखा से शादी करके उसको यहाँ की रानी घोषित किया था। चित्रलेखा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी एक बहुत ही अजीब आदत थी। 18 वर्ष की आयु में भी उसके हाथ में गुड़िया रहा करती थी। रानी बनने के बाद भी उसकी वो आदत नहीं बदली। वो उस गुड़िया को हर वक्त अपने साथ रखती थी। यहाँ तक कि वो सोती भी थी तो राजा और अपने बीच उस गुड़िया को लिटाकर सोती थी। राजा सूरसेन से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और एक रात उन्होंने सोते समय ही उस गुड़िया को उठाया और रातों रात उसको मेरे पास लेकर आए। ओझा जी, मुझे बताइए कि इस गुड़िया में ऐसा क्या जादू है जो रानी चित्रलेखा हमेशा इसको अपने साथ रखती है? इस गुड़िया में कोई शक्ति नहीं है, ये एक आम गुड़िया है। नहीं, मुझे यही लगता है कि जरूर इसमें कुछ है। आप इस गुड़िया को यहीं रख लीजिए और इसको यहीं जमीन में गाड़ दीजिए। याद रहे, ये बात सिर्फ हमारे ही बीच रहनी चाहिए। उस गुड़िया को मुझे सौंप। वो चले गए। मैंने भी उनकी आज्ञा अनुसार उस गुड़िया को अपने आश्रम की जमीन में गाड़ दिया। राजा ने सोचा कि अब उनको हमेशा के लिए उस गुड़िया से छुटकारा मिल गया है, अब चित्रलेखा ठीक हो जाएगी। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। चित्रलेखा ने सुबह उठकर अपनी गुड़िया को गुम पाया तो पूरा महल सर पर उठा लिया। सबसे यही कहती, मम पुतलिम अनायतु, मतलब कि मुझे मेरी गुड़िया ला कर दो। राजा को पूरा भरोसा था कि उस गुड़िया में कोई आत्मा है, इसलिए वो उसकी जगह रोजाना रानी चित्रलेखा को एक नई गुड़िया ला कर देते। लेकिन वो उन गुड़ियों को देखकर गुस्से से भर जाती और उनको इस तरह से नोच फाड़ती जैसे कि किसी इंसान को मार रही हो। किसी का हाथ तोड़ देती, किसी की गर्दन, और हुक्म देती कि इस गुड़िया को एक पेड़ पर टांग दिया जाए। इसी तरह टापू के हर एक पेड़ पर हजारों गुड़ियां जमा हो गई, लेकिन वो असली गुड़िया जमीन के अंदर गड़ी थी। उसी वर्ष एक समुद्री तूफान आया और इस टापू पर इतनी ठंड हुई कि महामारी फैल गई। यहाँ पर रहने वाला कोई नहीं बचा। रानी चित्रलेखा ने मरते मरते राजा को श्राप दिया कि वो कभी नहीं मरेगा और इस टापू पर आदमखोर बनकर घूमता रहेगा। और तब से यही हो रहा है। राजा सूरसेन आज भी आदमखोर बनकर यहाँ घूमता फिरता है और रानी चित्रलेखा की आत्मा आज भी अपनी गुड़िया को ढूंढते हुए यहाँ भटक रही है। अगर हम वो गुड़िया ढूंढकर रानी चित्रलेखा को दे दें तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है ना? यहाँ से सीधा दक्षिण दिशा में निकल जाओ। करीब 200 कदम आगे जाने के बाद तुमको वहाँ मेरा आश्रम नजर आएगा। वहाँ एक बरगद के पेड़ के पास तुमको एक फावड़ा रखा दिखेगा। उसी पेड़ के नीचे ही वो गुड़िया दफन है। उसकी बात सुनकर तीनों वहाँ से फौरन निकल गए। 200 कदम चलने के बाद आखिरकार उनको टूटा फूटा एक आश्रम नजर आया और उसी के अंदर बरगद का पेड़ भी था। जल्दी चलो।
तीनों ने पलट कर देखा तो अंधेरे से निकलता हुआ एक भयानक चेहरा उनकी तरफ आया। वो तीनों उस बरगद के पेड़ की तरफ भागे, लेकिन चित्रलेखा ने नितेश को पकड़ लिया और उस पर अपने नाखूनों से हमला करने लगी। दोनों बहुत डर गए। इससे बचना है तो उस गुड़िया को निकालना ही होगा, वरना हम भी मारे जाएंगे। दोनों पेड़ के पास आ गए। जैसा कि ओझा बाबा ने कहा था, एक फावड़ा वहीं पर पड़ा हुआ था। रिहान ने उसको उठाया और उसने खुदाई शुरू की। इस तरफ नितेश की हालत बहुत खराब होती जा रही थी और वो लहूलुहान हो चुका था। जल्दी करो! रिहान जल्दी जल्दी उस गड्ढे को खोदने लगा और आखिरकार उनको गुड़िया नजर आई। I got it! इस तरफ नितेश की हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। रुक जाइए रानी चित्रलेखा, आपकी गुड़िया मिल चुकी है। गुड़िया को देखते ही रानी चित्रलेखा की आत्मा शांत हो गई और उसने गुड़िया को अपने हाथ से लेकर गले से चिपका लिया। चित्रलेखा के पैर हवा में उड़ने लगे और वो धीरे धीरे आसमान की ओर जाने लगी। तीनों उसको जाता हुआ देख चैन की सांस लेते हैं। कुछ ही मिनटों में वो उनकी आंखों से ओझल हो गई। चलो अब यहाँ से निकलने का कुछ इंतजाम देखते हैं। उन्होंने पलट कर देखा तो राजा का भूत उनके पीछे खड़ा था। ओह शिट, भागो! तीनों वहां से भागे और वो दानव भी उनका पीछा करने लगा। कभी आगे आता तो कभी पीछे, कभी पेड़ों के ऊपर से झपटता, लेकिन उनको भागने का भरपूर मौका दे रहा था। तीनों अब किनारे पर पहुंच गए। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। समुद्र का ठंडा बर्फ जैसा पानी और पीछे वो आदमखोर दानव और उसको घसीटता हुआ एक तरफ ले जाने लगा। उन दोनों ने उसका पीछा कुछ ही कदम किया, लेकिन एक ही झटके में उसने नितेश के 2 टुकड़े कर दिए। नहीं! वो उन्हीं के सामने जमीन पर बैठकर नितेश का मांस खाने लगा। रिहान ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसको एक टूटा हुआ सूखा पेड़ नजर आया। हमें पानी में उतरना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने वो लट्ठा उठाया और उसको पानी में फेंक दिया। पानी की आवाज सुनकर वो आदमखोर उनकी तरफ तेजी से भागा। दोनों बर्फ जैसे ठंडे पानी में कूद गए और उस पेड़ के लट्ठे पर चढ़ गए। जब तक वो आदमखोर दानव किनारे पर पहुंचा, वो काफी दूर निकल गए थे। पानी के बहाव से वो आइलैंड से दूर होने लगे और उस आदमखोर दानव ने किनारे पर ही खड़े रहकर उनको कुछ देर देखा, फिर दोबारा नितेश का मांस खाने में जुट गया। ठंड बहुत ज्यादा थी। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और कांपते कांपते कब उनकी आंख लग गई उनको खबर ही नहीं हुई। जब उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। कई लोग उनके आसपास जमा थे। उन्होंने उठकर देखा तो वो मून आइलैंड के किनारे पर थे और जो लोग उनके आसपास थे वो उसी आइलैंड पर घूमने आए थे। उन्होंने उन सभी और कैप्टन को अपने साथ हुई घटना बताई। सभी ने वो घटना बहुत ही ध्यान से सुनी। फिर वो उसी जहाज में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। वो दानव और हजारों गुड़िए आज भी उस आइलैंड पर मौजूद हैं। क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? मेरी रानी मुझे वापस दो।